नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारत और रूस के बीच व्यापारिक घाटा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि न केवल ये भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण से हानिकारक है, बल्कि भारत और रूस के बीच होने वाले व्यापार के अंतर्गत भारत बाध्य भी हो सकता है चीनी मुद्रा युआन के इस्तेमाल के लिए। क्या है ये पूरा मुद्दा, आज हम इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, चीन कैसे है बाधा। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या रहेंगे। सबसे पहले हम खबर को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि भारत और रूस के बीच जो व्यापार हो रहा है और जिसमें भारत को बड़े स्तर पर व्यापारिक घाटा हो रहा है, उसमें भारत किस प्रकार से युआन के लिए, चीनी मुद्रा युआन के इस्तेमाल के लिए बाध्य हो सकता है। इसके बाद देखेंगे कि भारत किस प्रकार से रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, कैसे भारत को इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की स्थिति को प्राप्त करना होगा। रूस को निर्यात कैसे एक भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है और इस चुनौती को पार पाने के लिए भारत ने हाल ही में किस प्रकार के प्रयास किए हैं, प्रयास कर रहा है। इन पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 और 2 से जुड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों, जैसे रुपये के डॉलराइजेशन के कारण, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कारण आप इसे प्रश्न पत्र 3 से जोड़ सकते हैं। और साथ ही क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्थिति को भी स्पष्ट करता है, इसलिए प्रश्न पत्र 2 से भी ये जुड़ जाएगा, यानी प्रश्न पत्र 3 और दोनों से ये जुड़ेगा। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि भारत ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है और वो लक्ष्य ये है कि भारत वर्ष 2030 तक रूस के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाना चाहता है। इस $100 बिलियन को क्यों बढ़ाना चाहता है, इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। दो महत्वपूर्ण कारण यह है कि एक तो भारत रूस से बहुत ही रियायती दरों पर तेल का आयात करता है और अगर भारत तेल का आयात रूस से रियायती दरों पर करता है तो इससे भारत को अपना आयात बिल कम करने में मदद मिलती है। तो अपने बढ़ते तेल आयात बिल पर भारत अंकुश लगाना चाहता है और लगातार इसको बनाए रखना चाहता है। आप जानते हैं कि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने लगातार रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदा है, तो इसके कारण भारत अपने आयात बिल पर अंकुश लगाने में काफी हद तक कामयाब भी हुआ है और इस लक्ष्य को बनाए रखने के कारण भारत अपने द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन रूस के साथ ले जाना चाहता है वर्ष 2030 तक। दूसरा कारण यह है कि भारत डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। अमेरिकी डॉलर जो कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कारोबार में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, इस पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और इसीलिए भारत ऐसे देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने पर जोर दे रहा है जिनके साथ वो घरेलू मुद्रा में व्यापार कर सके। तो एक महत्वपूर्ण कारण यह है। वर्ष 2022 फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद भारत और रूस के बीच व्यापार की क्या स्थिति है? व्यापार की ये स्थिति है कि रूस तेजी से भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है और साथ ही रूस को भारतीय निर्यात की अंतर्गत एक महत्वपूर्ण खराब स्थिति देखी गई है, यानी भारत से जो रूस को निर्यात है उसकी खराब स्थिति बनी रही है, लेकिन भारत को रूस से होने वाला आयात वो बहुत बड़े स्तर पर बना हुआ है। इसके कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रूस के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार है उसके अंतर्गत व्यापारिक घाटा भारत का $57 बिलियन तक बढ़ गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 तक $66 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जिसमें भारत को $57 बिलियन का घाटा भुगतना पड़ा। और ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि अगर आप रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो किन्हीं भी दो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संतुलन स्थापित होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यापारिक संतुलन स्थापित नहीं होगा तो आपकी मुद्रा की मांग घट जाएगी। तो इस मुद्रा की मांग घटने के कारण जो एक महत्वपूर्ण स्थिति भारत को प्राप्त हुई है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति भारत को प्राप्त हुई है कि वो अलग अलग देशों के साथ रुपये के
रुपये के अंतर्गत, घरेलू मुद्रा के अंतर्गत व्यापार को बढ़ाने के बाद रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। भारत इस स्थिति से अगर उसका व्यापारिक घाटा बढ़ता रहता है तो अपना ये जो अवसर है ये खो देगा। हालांकि भारत को रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार के अंतर्गत लाभ भी हुआ है। जो इसका भारत ने रूस से तेल आयात किया है, क्यों इससे भारत को लाभ हुआ है? क्योंकि भारत इससे यानी सस्ते रूसी तेल के आयात करने से अपने बिल को $10 बिलियन तक कम करने में कामयाब हुआ है। और साथ ही रूस से जो हमने क्रूड ऑयल लिया है, जिसको हम यूराल क्रूड के नाम से भी जानते हैं, भारत ने इसको प्रोसेस्ड करके अलग अलग तरह के पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से भी लाभ प्राप्त किया है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से भारत के लिए खराब ही स्थिति है, लेकिन व्यापारिक घाटा किसी भी देश के साथ अगर भारत करता है तो इससे रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर नकारात्मक असर पड़ता है। और भारत और रूस के बीच जो व्यापारिक घाटा है ये युआन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकता है। अब हम देखते हैं कि युआन के इस्तेमाल को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकता है। कारण यह है कि पश्चिमी देशों ने रूस यूक्रेन के बाद रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, और जितने भी पश्चिमी देशों के बैंक थे, जो व्यवसाय थे, जो कंपनियां थी, वो रूस से बाहर गई हैं, जिससे रूस को अलग अलग उत्पादों की निर्यात की एक अवसर पैदा हुआ। और इस अवसर को बखूबी उठाया चीन ने, क्योंकि चीन ने लगातार रूस में अपने निर्यात को बढ़ाया है। इसकी स्थिति को हम देख सकते हैं हाल ही के कुछ आंकड़ों के माध्यम से, जहां पर हमें पता चलता है कि रूस को चीन का जो निर्यात है वो 2023 में साल दर साल 47% की बढ़ोतरी करते हुए $111 बिलियन बढ़ गया है, जबकि आयात में जो बढ़ोतरी हुई है वो केवल 13% की हुई है। हालांकि आयात अभी भी ज्यादा बना हुआ है, $111 बिलियन से ज्यादा बना हुआ है, $129 बिलियन का बना हुआ है। तो 2023 में जो द्विपक्षीय व्यापार चीन और रूस के बीच हुआ है वो $240 बिलियन लगभग हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आयात और निर्यात में एक संतुलन जैसी स्थिति बनी हुई है, जबकि भारत और रूस के बीच क्या है कि भारत और रूस के बीच जो $66 बिलियन का व्यापार हुआ है, इसमें भारत का ही व्यापार घाटा $57 बिलियन का है। तो ये भारत के रूस के साथ व्यापारिक असंतुलन को सीधे तौर पर स्पष्ट करता है। भारत और रूस व्यापार की तुलना में रूस और चीन के बीच व्यापार अधिक संतुलन है, और इस अधिक संतुलित व्यापार ने किन चीजों को बढ़ावा दिया है? दोनों देशों को घरेलू मुद्रा के अंतर्गत व्यापार करने की स्थिति को बढ़ावा दिया है। और इसका एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि चीन और रूस के बीच 95% जो व्यापार है वो घरेलू मुद्रा में वर्तमान में हो रहा है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो रूसी शेयर बाजार है, रूसी शेयर बाजार में लगातार चीनी मुद्रा युआन की मांग बढ़ती चली गई, और साथ ही जो भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल निर्यातक हैं वो लगातार उनसे डिमांड कर रहे हैं कि वो उनको पेमेंट करें चीनी मुद्रा युआन में। तो इस प्रकार से युआन की डिमांड बढ़ी है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संतुलन से। और क्योंकि भारत का रूस के साथ एक व्यापारिक संतुलन नहीं है, इसलिए रूसी तेल निर्यातक लगातार भारतीय रिफाइनरियों से डिमांड कर रहे हैं कि वे चीनी मुद्रा में उनको भुगतान करें, क्योंकि उनके यहाँ युआन की ही अधिक स्थिति बनी हुई है, युआन की ही मांग बनी हुई है। तो इस प्रकार से भारत और रूस के बीच का व्यापार घाटा भारत को बाध्य कर सकता है चीनी मुद्रा युआन के इस्तेमाल के लिए, जो कि रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक विपरीत स्थिति पैदा करता है। तो भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि भारत रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता है। भारत का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि वो अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, उस पर कम करने का उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड सेटलमेंट के अंतर्गत युआन को, चीनी मुद्रा युआन को बढ़ावा नहीं देता। खासतौर से भारत और चीन के बीच जिस प्रकार से वर्ष 2020 से लगातार बॉर्डर पर, सीमा पर स्थिति है, सीमा पर तनाव है। तो हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023 का जो प्रकाशित हुआ था उसमें कुछ तरीके बताए गए हैं, और एक और सर्वेक्षण है जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का एक सर्वेक्षण है 2022 का। तो उसमें बताया गया है कि भारत किस प्रकार से रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के उभरने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपये को उभरने के लिए एक शर्त यह है कि व्यापार के लिए अधिक से अधिक इसका इस्तेमाल किया जाए। व्यापार के लिए इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, इसलिए इसके लिए जरूरी है कि भारत अलग अलग देशों के साथ जो व्यापार निपटान है, व्यापार सेटलमेंट है, वो रुपये के अंतर्गत करे।
इसके लिए भारत ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रयास किए हैं और वो 20 से अधिक देशों के साथ व्यापार के अंतर्गत घरेलू मुद्रा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए उनके साथ एक मैकेनिज्म भी भारत ने स्थापित किया है। एक प्रयास तो ये भारत का रहा। दूसरा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स त्रिवार्षिक केंद्रीय बैंक सर्वेक्षण वर्ष 2022 के अनुसार अभी भी अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक विदेशी विनिमय कारोबार है, इसके अंतर्गत डॉलर की प्रमुखता बनी हुई है, क्योंकि डॉलर की वैश्विक विदेशी विनिमय कारोबार में 88% की भूमिका है और रुपये की जो भूमिका है, रुपये का जो कारोबार है वो केवल 1.6% है। लेकिन सर्वेक्षण में संकेत किया गया है कि अगर भारत वैश्विक विदेशी विनिमय कारोबार में गैर अमेरिकी और गैर यूरो मुद्राओं का जो हिस्सा है उसके बराबर अपना हिस्सा कर लेता है, जो कि हिस्सा 4% के बराबर है, यानी अपनी हिस्सेदारी को 1.6% से बढ़ा करके 4% तक ले जाता है वैश्विक विदेशी विनिमय कारोबार के अंतर्गत, तो इससे रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा माना जाएगा। लेकिन इसके लिए भारत को भी प्रयास करने होंगे, अलग अलग देशों के साथ अपने व्यापारिक संतुलन को बढ़ाना होगा और इसके लिए जरूरी है कि भारत अपने निर्यात को बढ़ाए। निर्यात को बढ़ाने के साथ साथ भारत के लिए जरूरी है कि रुपये की कन्वर्टिबिलिटी, रुपये की परिवर्तनीयता को भी बढ़ावा दे। आप जानते हैं कि भारत चालू खाते में परिवर्तनीय है लेकिन पूंजी खाते में परिवर्तनीय नहीं है। इसलिए अगर रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है तो रुपये का पूंजी खाते में परिवर्तनीयता भी जरूरी है, कन्वर्टिबिलिटी भी जरूरी है, तो एक महत्वपूर्ण प्रयास वहां भी होना चाहिए। रूस को निर्यात किस प्रकार से भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ है? इसकी सबसे प्रमुख चुनौती यह है कि भारत की बहुत से जो निजी बैंक हैं, उन निजी बैंक की शाखाएं पश्चिमी देशों में स्थित हैं और उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अगर वो रूस के साथ अपना व्यापार करते हैं तो उन्हें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस, प्रतिबंधों का एक डर रहता है। तो रूस के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के अंतर्गत निजी बैंकों की अनिच्छा है और वो अनिच्छा यही है कि उनके पश्चिमी देशों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं, तो उनकी एक अनिच्छा बनी हुई है। एक महत्वपूर्ण कारण तो ये है। हालांकि अलग अलग तरह के प्रयास भारत और रूस द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे कि हाल ही में जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे, वहां पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसमें कहा गया कि औद्योगिक सहयोग, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को मजबूत करके रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पर सामान्य तौर से जोर दिया गया। भारतीय निर्यातकों को रुपया निपटान तंत्र का उपयोग करने में भी कठिनाई आ रही है और ये भी एक चुनौती है रूस को निर्यात बढ़ाने के अंतर्गत। ये किस प्रकार की चुनौती है? जैसे अलग अलग तरह के निर्यातकों की क्या शिकायत है? उनकी शिकायत यह है कि आरबीआई ने एक तंत्र की शुरुआत की थी, जिस तंत्र को हम किस नाम से जानते हैं? रुपया निपटान तंत्र, यानी रूपी सेटलमेंट मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को बैंकों के लिए किसी तरह का, इस मैकेनिज्म को लागू करने के लिए बैंकों के लिए किसी तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी संचालन, जो एक मानक संचालन प्रक्रिया है, उसकी अनुपस्थिति है, जिसके कारण इसका उपयोग करने में अलग अलग तरह के निर्यातक असफल रहे हैं, असमर्थ रहे हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण कारण है कि युआन के बनिस्पत जो रूसी मुद्रा है रूबल और भारतीय मुद्रा रुपया, इसमें ज्यादा अस्थिरता की स्थिति देखने को आपको मिलेगी। यानी युआन जो चीनी मुद्रा है वो ज्यादा स्थिर मुद्रा है। और ये ज्यादा स्थिर क्यों है? क्योंकि अलग अलग देशों के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संतुलन चीन का स्थापित है और इसीलिए युआन का एक आपको देखने में मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वोलेटिलिटी की स्थिति नहीं है, एक स्थिरता की स्थिति है। जबकि जो चीनी मुद्रा, जो रूसी मुद्रा है रूबल और भारतीय मुद्रा जो रुपया है, उसमें लगातार फ्लक्चुएशन होता रहता है और लगातार फ्लक्चुएशन के कारण चीनी मुद्रा युआन की ज्यादा डिमांड है और ये भी कारण है कि रूस को निर्यात प्रभावित हो सकता है। तो इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए हाल ही में किस तरह के प्रयास किए गए हैं? ये प्रयास भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों ने व्यापार के अंतर्गत टैरिफ और गैर टैरिफ जो प्रतिबंध है उनको खत्म करने का फैसला किया है। टैरिफ प्रतिबंधों के अंतर्गत आप क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग तरह के शुल्क लगाते हैं, कर लगाते हैं, ताकि उनके प्रवाह को संतुलित रखा जा सके, उनके प्रवाह को एक तरह से संतुलन में बनाए रखा जा सके। और नॉन टैरिफ के अंतर्गत आप क्या करते हैं कि इस तरह के प्रक्रियाओं को स्थापित करते हैं, प्रोसीजर इस प्रकार से बनाते हैं ताकि एक संतुलन एस्टेब्लिश किया जा सके। तो इस तरह के गैर टैरिफ और टैरिफ बाधाओं को खत्म करने का प्रयास
भारत और रूस अपने व्यापार के अंतर्गत करेंगे। साथ ही यूरेशियन आर्थिक संघ, जिसको ईईयू के नाम से हम जानते हैं, के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने का भी निर्णय भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान किया गया। ईईयू में भारतीय उत्पादों का प्रवाह इससे आसान हो सकता है। यूरोपियन आर्थिक संघ की शुरुआत 1 जनवरी 2015 से हुई थी और इसमें रूस का नेतृत्व है। इसमें 5 देश हैं, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया, और ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए अगर भारतीय उत्पादों का यहाँ पर प्रवाह होता है तो ये भारतीय निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति है। भारत के व्यापारिक घाटे को कम करने के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही भारत और रूस के संयुक्त वक्तव्य में हाल ही में ये भी कहा गया कि भारत और रूस परिवहन, इंजीनियरिंग, मेटलर्जी यानी धातु कर्म और रसायन जैसे विनिर्माण क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है। औद्योगिक उत्पादों के पारस्परिक व्यापारिक प्रवाह का विस्तार करने के महत्व पर जोर दिया गया है और साथ ही प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर भी चर्चा हुई है, यानी माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर भी सहमति बनी है, ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच, प्रोफेशनल्स के बीच, छात्रों के बीच, रिसर्चर्स के बीच आवाजाही को बढ़ावा दिया जा सके, दोनों देशों के बीच व्यापारिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया जा सके, भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा सके, ताकि भारत और रूस के बीच एक व्यापारिक संतुलन स्थापित हो, जिससे घरेलू मुद्रा का इस्तेमाल भारत और रूस अपने व्यापार के अंतर्गत कर सके और किसी भी अन्य मुद्रा पर निर्भरता को कम कर सके, और जिससे भारत का जो एक टारगेट है रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का, उसमें भी मदद मिल सके। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि दृष्टि आईएएस ने 2 महत्वपूर्ण पहल की हैं आपकी आईएएस की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। क्या पहल है ये? कि हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक, और दूसरे प्रोग्राम का नाम है इकोनॉमी दिस वीक। इन दोनों प्रोग्राम के अंतर्गत हम एक सप्ताह की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट घटनाएं हैं उनसे संबंधित स्टैटिक पोर्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि आईएएस एग्जामिनेशन में न केवल करंट घटनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, बल्कि हाल फिलहाल में चल रही घटनाओं के स्टैटिक पोर्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, जिनका नाम है पॉलिटी दिस वीक और इकोनॉमी दिस वीक। तो इस दोनों प्रोग्राम से आप जरूर जुड़िए। कब आप जुड़ेंगे? पॉलिटी दिस वीक आएगा शनिवार शाम को 7 बजे और इकोनॉमी दिस वीक आ रहा है रविवार शाम को 7 बजे। तो इन दोनों प्रोग्राम से अगर आप जुड़ेंगे तो आईएएस की तैयारी में आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो अपना टाइम सेट कर लीजिए, शनिवार शाम को 7 बजे और रविवार शाम को 7 बजे इन दोनों प्रोग्राम को देखने के लिए। आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखते हैं। भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में कौन सी बाधाएं है या है? आपके ऑप्शंस हैं व्यापार घाटा, विनिमय दर में अस्थिरता, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।